स्वागत है एक और नए वीडियो में। बेसिक साइंस और ईडी का सेट नंबर 8 एस.के. झा सर का बुक से डिस्कशन करवा रहा हूँ। जो भी भाई हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया करके अपने भाई को सपोर्ट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। दोस्तों काफ़ी कम समय बचे हुए हैं LPCPT2 की तैयारी के लिए। एग्ज़ाम डेट की घोषणा हो चुकी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, सीधी बात, नो बकवास के साथ में फटाफट। प्रश्न संख्या 1, यदि हम प्लांक नियतांक h तथा निर्वात में प्रकाश के वेग की दो मूल राशियाँ ले ले तो निम्नलिखित में से कौन सी तीसरी मूल राशि ली जाएगी ताकि लंबाई, द्रव्यमान और समय को इन तीन मूल राशियों के पदों में व्यक्त किया जा सकेगा। दोस्तों तो E बराबर mc स्क्वायर mc के इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न संख्या 2, एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है दोस्तों? एंगस्ट्रॉम जो है दोस्तों वो आपका तरंग दैर्ध्य की इकाई होती है। दोस्तों एक एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर होती है। दोस्तों आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज होती है, ऊर्जा की इकाई जूल होती है और ऊर्जा के व्यवहारिक मात्रक जो होता है दोस्तों आपका कैलोरी होती है। वेग की इकाई मीटर प्रति सेकंड होती है। दोस्तों प्रश्न संख्या 3, बीमीय सूत्र ml के पावर -1 t के पावर -2 किसे प्रदर्शित नहीं करता है? दोस्तों किसे प्रदर्शित नहीं करता है? तो आपका शक्ति बराबर होता है कार्य के दर, मतलब कार्य का हो जाएगा आपका, और t के पावर -1 हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न संख्या 4, दो वेक्टर जिनका मान अलग अलग होता है। दोस्तों दो वेक्टर जिनका मान अलग होता है उनका परिणाम कभी शून्य नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों परिणाम मतलब बोल रहा है कि आपका आर मिनिमम और आर मैक्सिमम जो होगा आपका वो कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। दोस्तों प्रश्न संख्या 5, निम्न में से कौन सा यांत्रिक लाभ के लिए सही है? दोस्तों यांत्रिक लाभ के लिए दोस्तों भार बटा आयास आपका सही है। दोस्तों ऑप्शन नंबर भी आपका सही है। दोस्तों ऐसे आपका आयास भुजा बटा भार भुजा ये भी होता है दोस्तों एक प्रकार का सूत्र। प्रश्न संख्या 6, यदि एक धातु के टुकड़े को हवा में भार 100 ग्राम और पानी में 86 ग्राम तथा द्रव में 90 ग्राम है तो ठोस तथा द्रव के विशिष्ट गुरुत्व का मान क्या हो जाएगा? दोस्तों आपको हो जाएगा 7.14, 0.714 हो जाएगा दोस्तों गुरुत्व मान। दोस्तों ऑप्शन नंबर ये आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7, यदि हम तृतीय श्रेणी को तुलक में बल भुजा की लंबाई और भार भुजा की लंबाई की तुलना करें तो निम्नलिखित में कौन सा सही है? तृतीय श्रेणी का जो तोलक है दोस्तों आपका वो चिमटा हो जाती है। दोस्तों आपका बीच में प्रयास आ जाती है। दोस्तों तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। बल भुजा की लंबाई हमेशा भार भुजा की लंबाई से कम हो सकती है। दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न संख्या 8, एक रेलगाड़ी 11 मीटर प्रति सेकंड वेग से चलती है। ब्रेक लगाने पर रेलगाड़ी 121 मीटर चलकर रुक जाती है। विरामावस्था में आने में लगा समय क्या हो जाएगा? दोस्तों विरामावस्था में आने में लगा समय जो होता है दोस्तों आपका दूरी को आपको 11×22 सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों ऐसे 121 मीटर चलकर रुक जाती है ब्रेक लगाने के बाद, तो 121 मीटर चली है और 121 मीटर और चली है गति के कारण, तो 242 भागा 11 तो 22 सेकेंड आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न संख्या 9, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति जो होती है किस कारण से होती है? दोस्तों आपका वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होती है। दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अपकेंद्रीय बल जो होता है दोस्तों, अपकेंद्रीय बल जो होता है अभिकेंद्र बल का समान करने के लिए अपकेंद्र बल को विपरीत दिशा में लगाई जाती है। दोस्तों अपकेंद्र बल दोस्तों आप एक प्रकार का काल्पनिक बल है और अपकेंद्र बल के सिद्धांत पे काम करता है हमारा वॉशिंग मशीन, दूध से क्रीम निकालने वाली मशीन आपका, और ब्लड बैंक में जो मशीन होती है ब्लड को मिक्स करने वाला, उसके अंदर से आपका जो सेरम होता है उसको निकालने के लिए, ये सभी जो मशीन है जो दोस्तों आपका अपकेंद्रीय बल पे काम करती है। अभिकेंद्र बल होता है दोस्तों, अभिकेंद्र बल जो अंदर की ओर लगता है। दोस्तों सड़क की एक किनारे को टर्निंग के ऊपर में हल्का सा तिरछा बनाई जाती है, इसलिए कि आवश्यक अभिकेंद्र बल प्राप्त हो और वाहन में किसी प्रकार का नुकसान न हो। तो ऑप्शन नंबर आपका सही जवाब। प्रश्न संख्या 10, किसी वस्तु का नियत त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तथा प्रारंभिक वेग 100 मीटर प्रति सेकंड है, कितने समय बाद इसका वेग दुगना हो जाएगा? दोस्तों तो आपका भी बराबर 200 हो जाएगा आपका। तो समय निकालना है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका ये सही जवाब हो जाएगा। ये गति के समीकरण से निकालना है दोस्तों।
प्रश्न संख्या 11, किसी एक समान त्वरण में गति करते हुए बिंदु के समांतराल T1, T2, T3 पर वेग क्रम से V1, V2 और V3 है, तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है दोस्तों? तो आपका V1 माइनस V2 बटा V2 माइनस V3 बराबर T1 माइनस T2 बटा T2 माइनस T3 का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 12, मुक्तावस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है। जो मुक्त अवस्था में जो पिंड गिरी है उसका किसके समानुपाती होता है? तो एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, मतलब समय के वर्ग का समानुपाती होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। प्रश्न संख्या 13, कहता है एक खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा जो होती है दोस्तों आपका गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका बी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 13, आकार में बदलाव के कारण शरीर में किस प्रकार की ऊर्जा निहित हो जाती है दोस्तों? तो ये आपका प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा हो जाती है, क्योंकि हम फिर छोड़ते हैं तो आपका पुनः वही स्थिति में आ जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 15, 2.5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड का त्वरण F बराबर 19.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से ऊर्ध्वाधर रूप से नीचे गिरता है, वायु प्रतिरोध नगण्य मानते हुए जो कि गुरुत्व बल के साथ लगता है, तो क्या होगा दोस्तों? बल पूछ रहा है दोस्तों। बल बराबर F बराबर m इंटू ए हो जाता है दोस्तों, या m इंटू जी हो जाता है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन नंबर 25 न्यूटन हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 16, 20 किलो द्रव्यमान की वस्तु 5 मिनट प्रति सेकंड वेग के साथ चलती है, तो गतिज ऊर्जा पूछा है। तो हाफ mv स्क्वायर जो होता है गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है के बराबर, तो 1/2 10 25 का 250 जूल हो जाएगा दोस्तों। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17, 0.1 किलोग्राम वजन के एक गेंद को स्थिर स्थिति से गिराया जाता है, जब यह 2 मीटर की दूरी पर गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण लगने वाला कार्य F इंटू एस पी बराबर mgh हो जाएगा दोस्तों। mgh जो हो जाएगा दोस्तों, जब नीचे की ओर आ रहा है तो प्लस हो जाएगा, और ऊपर की ओर दोस्तों जा रही है तो वो माइनस हो जाएगी दोस्तों। तो आपका स्थिति से गिराया जाता है, 2 मीटर की दूरी से गिरती है, तो गुरुत्वाकर्षण के बल से लगने वाला कार्य कितना होगा? तो आपका 1 इंटू 2 इंटू 9.8 तो हो जाएगा दोस्तों आपका वो ये 1.96 जूल कार्य हो जाएगी, जो कि गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध काम कर रही है, तो आपका माइनस में हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका बी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18, एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है। क्यों? ये हमारा शरीर का जो पसीना है दोस्तों वो तेज़ी से वाष्पित हो जाती है, इसके कारण से हमारा शरीर ठंडक महसूस करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 19, यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटे के लिए छोड़ दे तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 20, वह ताप बिंदु जिस पर ठोस तरल गैसीय अवस्था एक साथ रह सकती है दोस्तों, आपका कौन सी बिंदु कहलाते हैं? त्रिक बिंदु कहलाते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन है दोस्तों? ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कोई है दोस्तों, तो आपका पारा है। और ऊष्मा का सबसे अच्छा कुचालक कौन है दोस्तों? तो आपका शीशा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या करें कि ऊष्मा का सबसे अच्छा कुचालक कौन है? तो आपका शीशा है सबसे बड़ा कुचालक। प्रश्न संख्या 22, फ़ारेनहाइट पैमाने में 40 डिग्री सेल्सियस का मान कितना हो जाएगा दोस्तों? 40 डिग्री जो सेल्सियस है फ़ारेनहाइट पैमाने में दोस्तों आपका 104 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 23, एक विद्युत परिपथ में धारा नियंत्रक उपयोग परिपथ में किसके परिवर्तन के लिए किया जाता है? तो आपका प्रतिरोध के परिवर्तन के लिए किया जाता है दोस्तों धारा नियंत्रक का प्रयोग। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 24, 12 वोल्ट के विभवांतर वाले 2 बिंदु पर 4 कूलम के विद्युत आवेश को स्थानांतरित तो किया गया कार्य कितना हो जाएगा दोस्तों? तो कार्य W बराबर क्यू भी हो जाता है दोस्तों, मतलब आपका 12 चौका 48 जूल हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25, 3 ओम 6 ओम 15 ओम मानक के समानांतर में जुड़े हैं तो समतुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा दोस्तों? तो आपका 1/3 जोड़ 1/6 जोड़ 1/15 हो जाएगा दोस्तों। आपका एलसीएम 30 हो जाएगा, 10 10 5 15 2 17 30, मतलब लगभग आपका दोस्तों हो जाएगा 17/30 तो 30/17।
ऑप्शन नंबर आपका 1.7 ओम समतुल्य प्रतिरोध हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 26 दिए गए परिपथ के अनुसार R1 R2 R3 प्रतिरोध वाले 3 प्रतिरोधक जोड़े गए हैं। परिपथ में प्रयुक्त प्रतिरोधों के पदों में धाराओं का I3/I1 का अनुपात कितना हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर प्रश्न संख्या 26 का ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। R2 + R3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 27 डीसी जनरेटर के सिद्धांत पर करता है दोस्तों। डीसी जो जनरेटर है दोस्तों आपका विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 28 एक फ्यूज तार का उपयोग किसके लिए किया जाता है दोस्तों। फ्यूज तार जो उपयोग किया है दोस्तों अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ टूट जाती है दोस्तों, इसलिए फ्यूज का प्रयोग करते हैं दोस्तों। और फ्यूज को हम श्रेणी क्रम में लगाते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 29 बल्ब के फिलामेंट को ... प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला बनाया जाता है। उच्च प्रतिरोध जो प्राप्त करना है दोस्तों इसके लिए उसको आपको पतला बनाया जाता है और उच्च धारा भी प्राप्त करने के लिए उसको पतला और लंबा बनाया जाता है। 29 का ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगर प्रतिरोधकता उच्च होगा तो चालकता निम्न होगा, अगर चालकता उच्च होगा तो प्रतिरोधकता निम्न हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 30 नीचे दिए गए परिपथ में कुल धारा की गणना करना है दोस्तों। तो आपका धारा जो हो जाएगा दोस्तों पहले ओम पूरा जोड़ देंगे, V = IR हो जाती है। तो I का मान नहीं दिया हुआ है, R का मान 4 ओम हो जाएगा। तो 4/4 1 एम्पियर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर भी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 31 सौर पैनल में जो होता है आपका दोस्तों सौर ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाती है दोस्तों। प्रश्न संख्या 32 निम्न में से कौन कंप्यूटर के टेलीफोन लाइन का उपयोग करके डेटा स्थानांतरित करने की अनुमति देती है दोस्तों। तो डाटा जो ट्रांसफ़र करने का अनुमति देता है दोस्तों आपका वो आपका दोस्तों हो जाता है मॉडेम। मॉडेम में सिम लगा करके हम अपने डाटा को इधर से उधर कर सकते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 33 कंप्यूटर द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रोग्राम और डाटा कहाँ उपलब्ध होता है दोस्तों। जो प्रोग्राम में डाटा होता है दोस्तों आपका भंडारण हम मतलब स्टोर करके रखते हैं, वहाँ से हमको प्राप्त हो जाते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 34 सुरक्षा उद्देश्य के लिए विद्युत वायरिंग में उपयोग MCB का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों। MCB जो होता है दोस्तों मिनिएचर सर्किट ब्रेकर बोलते हैं दोस्तों। जब हमारा शॉर्ट सर्किट कहीं होती है या कहीं क्रॉस हो जाती है वायर की कनेक्शन, अगर ठंडा गर्म आपस में चिपक जाते हैं तो उस कंडीशन में दोस्तों MCB डाउन हो जाती है और हमारे घर के अंदर हमारा करंट का फ्लो बंद हो जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 35 क्वेट्री को मूल रूप से किस लिए डिजाइन किया गया था दोस्तों। क्वेट्री जो है दोस्तों आपका मूल रूप से टाइपिंग को और सक्षम बनाने के लिए क्वेट्री का डिजाइन किया गया। जो हमारा कीबोर्ड है दोस्तों किस लिए, तो टाइपिंग के लिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 36 निम्न में से x का मान ज्ञात करना है दोस्तों। x जो दोस्तों आपका 90 और 30 हो गया दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 90 30 120 60 डिग्री। तो ये दोस्तों आपका ऐसे देखा जाए दोस्तों तो 120 डिग्री होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रखा है तो इसको हम नहीं टिक करेंगे। ऐसे देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका अगर x यहाँ पे होता है आपका लेफ्ट साइड का जो एंगल का फिगर बना हुआ है अगर यहाँ होता है तो यहाँ पे अगर 60 डिग्री हो जाएगा, लेकिन अगर ये बाहर का मान पूछ रहा है तो दोस्तों ये 120 डिग्री हो जाएंगे और ये आपका 60 डिग्री हो जाएगा दोस्तों। तो आंसर इसका 120 डिग्री ही होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर नहीं दिया हुआ है तो इसका आंसर नहीं करेंगे टिक। प्रश्न संख्या 37 भारतीय मानक संस्थान का इंजीनियरिंग स्केल का प्रकार कितना होता है दोस्तों। इंजीनियरिंग स्केल जो होता है दोस्तों 3 प्रकार का होता है दोस्तों। स्केल आपका स्केल 3 प्रकार का होता है। एक आपका कंपैरेटिवली होता है, एक हाफ स्केल होता है, एक फुल स्केल होता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 38 ड्राइंग बोर्ड का वह भाग जिस पट्टी स्क्वायर का स्लाइड करता है दोस्तों उसको क्या बोलते हैं, एबोनी एज बोलते हैं दोस्तों। जो कि ड्राइंग बोर्ड के बाएं सिरे पर लगती है 0.4 mm की वो मोटाई की एबोनी एज बनी होती है दोस्तों। प्रश्न संख्या 39 तीनों कोनों के समद्विभाजक के निर्मित केंद्र को क्या बोलते हैं दोस्तों। तीनों कोनों के समद्विभाजक के जो केंद्र होता है दोस्तों उसको हम बोल देते हैं आपका अंतः केंद्र बोलते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ये आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 40 किसी बहुभुज के विकर्णों की संख्या कैसे निकालते हैं। बहुभुज के विकर्णों की संख्या निकालने के लिए n × n - 3/2 होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर भी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 41 हैचिंग रेखाएं किस कोण पर झुकी होती है दोस्तों। हैचिंग रेखाएं या सेक्शन रेखाएं जो बोलते हैं दोस्तों आपका 45 डिग्री कोण पे झुकी होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर भी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों।
प्रश्न संख्या 42, क्षैतिज तल तथा ऊर्ध्वाधर तल आपस में जिस रेखा पर काटते हैं वह कहलाते हैं दोस्तों, आपका संदर्भ रेखा कहलाती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 43, यदि एक रेखा का शीर्ष अवलोकन एक बिंदु है तो उसकी अग्र अवलोकन क्या हो जाएगी दोस्तों? अग्र अवलोकन उसकी दोस्तों उसकी लंबाई, आभासीय लंबाई हो एक से वाई के अभिलंब तथा वास्तविक लंबाई होगी दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो गया। प्रश्न संख्या 44, वोल्ट मीटर को किससे सूचित किया जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ये वोल्ट मीटर का फिगर है दोस्तों, और ये आपका ऑप्शन बी जो है दोस्तों वो आपका रेजिस्टेंस है दोस्तों, और ये दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों एक प्रकार का अमीटर का प्रयोग किया गया है दोस्तों। प्रश्न संख्या 45, नापे गए माप और सही माप के अंतर को क्या बोलते हैं दोस्तों? नापे गए माप और सही माप के अंतर को दोस्तों हम इस प्रकार से निरपेक्ष त्रुटि बोलते हैं। जो उसके अंदर कमियां होगी उसको हम निरपेक्ष त्रुटि एक दूसरे से कर रहे हैं दोस्तों, तो निरपेक्ष त्रुटि बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। किसी मापन उपयंत्र की यथार्थता और त्रुटि में क्या संबंध होता है दोस्तों? यथार्थता और त्रुटि जो दोस्तों होता है, अगर यथार्थता बढ़ेगी तो त्रुटि घटेगी और त्रुटि बढ़ेगी तो यथार्थता घटेगी दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 47, उत्तोलक का यांत्रिक लाभ होता है दोस्तों भार बटा आयास होता है या आयास भुजा बटा भार भुजा होता है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ऐसे भार बटा आपका आयास भी होता है दोस्तों। प्रश्न संख्या 48, किसी पेंच की चूड़ियाँ जितने करीब होंगे उसका यांत्रिक लाभ दोस्तों उतना ही अधिक होता है दोस्तों। यांत्रिक लाभ मतलब बोलता है कि उसमें काम करने की क्षमता कितनी होगी तो उतना ही अधिक हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 49, ऊर्जा संकट से क्या तात्पर्य है दोस्तों? ऊर्जा संकट से दोस्तों तात्पर्य है आपका जो हमारा जो ऊर्जा की सामग्री है, संसाधन है, उसमें तेज़ी से ह्रास होना ऊर्जा संकट को बताता है दोस्तों। तो कोयला तथा पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधन के समाप्त होने का खतरा जो होता है दोस्तों आपका ऊर्जा संकट है दोस्तों। और इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न 50 नंबर आप लोगों के लिए। अगर डिस्कशन सही लगा होगा तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे दोस्तों। प्रश्न संख्या 50 आप लोगों के लिए, इनमें से कौन सा खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है दोस्तों? तो खाद्य श्रृंखला कैसे बनती है दोस्तों? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता के द्वारा बनती है दोस्तों। ऐसे आपका निर्माता, उपभोक्ता और द्वितीय उपभोक्ता बोलते हैं दोस्तों। तो घास को बकरा खाता है और बकरा आदमी खाता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो श्रृंखला समाप्त होती है। अगर डिस्कशन सही लगा होगा तो कृपया करके एक लाइक करेंगे दोस्तों, अपने भाई को सपोर्ट करेंगे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।